हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, अक्सर आप समाचारों में इन तूफ़ानों के बारे में सुनते या पढ़ते रहते हो, तो आपके मन में कई प्रश्न उठते होंगे कि सबसे पहले तो इन तूफ़ानों के ये अजीबोगरीब नाम कौन रखता है और इन नामों को रखने का क्या तरीका है और क्या शर्तें हैं इन नामों के लिए, या इन तूफ़ानों के नाम रखता ही कौन है और फिर ये नाम क्यों रखे जाते हैं। इसके अलावा इन तूफ़ानों के बारे में और भी आपके मन में कई प्रश्न उठते होंगे कि ये तूफ़ान बनते कैसे हैं। इसके अलावा भारत में कौन कौन से ऐसे तूफ़ान आए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर परीक्षा में तूफ़ानों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए आगामी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए तो आपको इन तूफ़ानों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तूफ़ानों की उत्पत्ति के बारे में, इनके नामों को रखने के बारे में हर चीज़ बताऊंगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तूफ़ानों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका किसी परीक्षा का नहीं छूटेगा। दोस्तों, विश्व में इनको कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे हरिकेन, टॉर्नेडो, साइक्लोन या चक्रवात, इसी तरह टाइफून। तो यह भी आपको मैं बताऊंगा अभी कि ये विश्व के अलग अलग भागों में इनको किस नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विश्व का नक्शा, जो कि ग्लोब के रूप में दर्शाया गया है। इसमें जो बाईं ओर का भाग है, जहां लाल तीर ब्लिंक कर रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। उत्तर की ओर अटलांटिक महासागर है, जबकि दक्षिण की ओर प्रशांत महासागर है या पैसिफिक ओशन है। तो दोस्तों, यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं और इनके पड़ोसी देश हैं, और इस क्षेत्र में जो तूफ़ान आते हैं इन्हें अक्सर हरिकेन या टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। और अब जो आप चित्र देख रहे हो, यहाँ पर पृथ्वी का मध्य भाग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो लाल तीर ब्लिंक कर रहे हैं, ये उत्तर हिंद महासागर और दक्षिण हिंद महासागर का क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी भी पड़ती है, और एशिया के अधिकांश द्वीप इसमें देश आते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में इनको बोला जाता है साइक्लोन या चक्रवात। और इस समय जो दाईं ओर का भाग देख रहे हो, जहां लाल तीर ब्लिंक कर रहे हैं, इस क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। यहाँ जापान और इसके पड़ोसी देश आते हैं, और इस भाग में इन्हें टाइफून कहा जाता है। अब दोस्तों, इस समय जो आप लाल रंग की आयत ब्लिंक करती देख रहे हो, इस क्षेत्र में उत्तर अटलांटिक महासागर और मध्य अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, और यहाँ तूफ़ानों को हरिकेन या टॉर्नेडो कहा जाता है। और ये अक्सर मई महीने से लेकर नवंबर महीने के बीच में आते हैं। और इस समय जो आप लाल रंग की आयत ब्लिंक करती देख रहे हो, यहाँ पर भी तूफ़ानों को हरिकेन कहा जाता है या टॉर्नेडो कहा जाता है, और ये जून महीने से नवंबर महीने के बीच में आते हैं, और ये मध्य अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। और इस समय जहां आप आयत लाल रंग की ब्लिंक करते देख रहे हो, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, और यहाँ पर दक्षिण प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। यहाँ पर इन तूफ़ानों को ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफ़ान कहा जाता है, परंतु यहाँ बहुत कम आते हैं। और इस समय जो आप लाल रंग की आयत ब्लिंक करते देख रहे हो, यह क्षेत्र है एशिया महाद्वीप का, और ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। यहीं पर खाड़ी के देश भी हैं और भारत के पड़ोसी देश भी हैं। यहाँ पर तूफ़ानों को साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन या चक्रवात कहा जाता है, और ये अप्रैल महीने से दिसंबर महीने के बीच में आते हैं। और इस समय जो आप आयताकार क्षेत्र ब्लिंक करता देख रहे हो, यहाँ भी इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहा जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, और यहाँ प्रशांत महासागर है सारा। और यहाँ पर जो तूफ़ान आते हैं, ये अक्सर अक्टूबर महीने से लेकर मई महीने के बीच में आते हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध में क्षेत्र पाया जाता है प्रशांत महासागर का। और इस समय जो आप लाल रंग की आयत ब्लिंक करती देख रहे हो, यहाँ जापान और उसके पड़ोसी देश हैं, और यहाँ दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर इन्हें टाइफून कहा जाता है। और ये अप्रैल महीने से लेकर
जनवरी महीने के बीच में यहाँ अक्सर तूफान आते हैं। और इस समय जो आप लाल रंग की आयत ब्लिंक करते देख रहे हो, इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसके पड़ोसी देश हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं और प्रशांत महासागर है। यहाँ पर इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन या चक्रवाती तूफान कहा जाता है और ये अक्सर अक्टूबर महीने से लेकर मई महीने तक आते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आया कि तूफ़ान बनते कैसे हैं। तो आइए हम आपको बताएं तूफ़ान बनते कैसे हैं। इस समय जो आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ आपको दो तरह के तीर ब्लिंक करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नीले रंग के, कुछ लाल रंग के। जो लाल रंग के तीर हैं ये गर्म हवा को दर्शा रहे हैं, जबकि नीले तीर जो ब्लिंक कर रहे हैं वो ठंडी हवा को दर्शा रहे हैं। होता क्या है कि जब समुद्र की ऊपरी सतह गर्म होती है तो वहाँ वायु गर्म होकर फैलती है और उसका वायु का दबाव कम हो जाता है और गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए चारों ओर से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उसकी ओर दौड़ी चली आती हैं। जो ब्लिंक करते हुए नीले तीर दिख रहे हैं उस दिशा में ठंडी हवाएं गर्म हवा की तरफ उसकी जगह लेने के लिए भागी चली आती हैं चारों ओर से। परंतु कॉरियोलिस प्रभाव के कारण दोस्तों, अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि कॉरियोलिस प्रभाव क्या होता है और कैसे काम करता है। तो कॉरियोलिस प्रभाव के कारण ये हवाएं एक निश्चित दिशा में मुड़ जाती हैं और जो तीर ब्लिंक नहीं कर रहे उनकी दिशा में चक्कर काटने लग जाती हैं। आइए देखते हैं कॉरियोलिस प्रभाव क्या होता है। इस समय जो चित्र 1 देख रहे हो जो लगातार ब्लिंक कर रहा है, यहाँ जो नीला तीर ऊपर की ओर जा रहा है ये वायु की प्रारंभिक दिशा को दर्शा रहा है, परंतु वायु नीले तीर की दिशा में ना जाकर कॉरियोलिस प्रभाव के कारण थोड़ा दाईं ओर को मुड़ जाती है और लाल तीर का रास्ता अपना लेती है। इस तरह से जो नीले तीर की दिशा में वायु जा रही थी अब वो लाल तीर की दिशा में थोड़ा दाईं ओर को मुड़ गई है। और चित्र नंबर 2 में आप जो देख रहे हो जो कि आप ब्लिंक कर रहा है, चित्र नंबर 2 में जो नीला तीर नीचे की ओर जा रहा है ये उस हवा को दर्शा रहा है जो नीचे की ओर गति कर रही है, परंतु ये कॉरियोलिस प्रभाव के कारण लाल तीर की दिशा में थोड़ा बाईं ओर को मुड़ जाती है। अब इन दोनों प्रकार की हवाओं के कारण एक चक्र का निर्माण होता है। यहाँ आपको बता दें ये चक्र 2 प्रकार का निर्माण हो सकता है। अब जैसे बीच में आप देख रहे हो घड़ी ब्लिंक कर रही है एक, तो ये आपको घड़ी की दिशा में चक्र काटता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से 1 नंबर और 2 नंबर दोनों चित्रों को मिलाकर ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज तूफान की गति बनती नजर आ रही है। अब देखिए इस चित्र में आपको और क्लियर हो जाएगा। जो इस समय हरे रंग का वृत्त आप ब्लिंक करता देख रहे हो ये उन हवाओं को दर्शा रहा है जो नीचे की ओर आ रही थी, परंतु कॉरियोलिस प्रभाव के कारण थोड़ा थोड़ा बाईं ओर को मुड़ती जा रही हैं। और अगले चित्र में आप देखोगे जहाँ हरे रंग का वृत्त एक ब्लिंक कर रहा है और ये उन हवाओं को दर्शा रहा है जो नीले रंग के तीरों के दिशा में ऊपर की ओर जा रही थी, परंतु कॉरियोलिस प्रभाव के कारण सारी हवाएं थोड़ा थोड़ा दाईं ओर को मुड़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हो कि कॉरियोलिस प्रभाव के कारण क्या होता है। तो दोस्तों, होता ये है कि ये जो दाईं ओर का एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक आपको एल दिख रहा है, तो एल का मतलब है लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन या कम दबाव वाला वायु का क्षेत्र, जहाँ वायु का कम दबाव उत्पन्न होता है। यहीं से मौसम विज्ञान जब पता लगाता है कि यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है किसी सागर के ऊपर, तो आगे का अंदाज़ा लगाते हैं एक तूफान का ये रूप लेने वाला है। तो कम दबाव के कारण जो चारों ओर ठंडी हवाएं हैं वो चक्कर काटती दिख रही हैं आपको। यहाँ एल के चारों ओर आपको 2 तीर दिखाई दे रहे हैं जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, परंतु ये तीर क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार के तूफान बनते हैं। आइए देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। इस चित्र में आपको दाईं ओर एक पृथ्वी का ग्लोब दिखाई दे रहा है और ऊपर एक लाल तीर है जो आपको उत्तरी गोलार्ध को दर्शा रहा है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और इस समय आपको एक मैं बड़ी शानदार ट्रिक देता हूँ। देखिए ये जो आपको बाईं ओर काले रंग से एन लिखा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पहला अक्षर क्या है, एन। तो आपने क्या किया, एन लिखा काले रंग से और उसके दोनों सिरों पर तीर लगा दिए। अब एन के दोनों सिरों पर तीर लगाने से जो आपको एक चक्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चक्र अगर इस चक्र में घूमा जाए, चक्कर काटा जाए, तो घड़ी की उल्टी दिशा में बनता है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बनता नज़र आ रहा है। इसका हिंदी में अनुवाद होता है वामावर्त या घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो
तो अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ आ चुका होगा अच्छी तरह से कि जो तूफ़ान उत्तरी गोलार्ध में आते हैं ये तूफ़ान हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, यानी कि ये वामावर्त दिशा में आते हैं, अर्थात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में आती हैं। इस ट्रिक को समझ लीजिए कि एन लिख के, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पहला अक्षर एन है तो एन के दोनों सिरों पर तीर लगाने हैं। अब देखिए दूसरे चित्र में आपने लिखा साउदर्न हेमिस्फीयर। देखिए ये आपको दिखा रहा है, नीचे लाल तीर लगा हुआ है पृथ्वी के ग्लोब को, और यह दर्शा रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध को। और एस लिख के, क्योंकि साउदर्न का पहला अक्षर है एस, तो एस लिख के मैंने दोनों सिरों पर तीर लगा दिया। इस ट्रिक के द्वारा अब देखिए एस के अगर तीरों की दिशा में मैं चक्कर काटूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता हुआ नजर आएगा। एक और ट्रिक हिंदी में भी देख लीजिए। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुइयों की दिशा में, और दक्षिणावर्त कहाँ आती है, दक्षिणी गोलार्ध में। इस ट्रिक से आपको हमेशा के लिए तूफान याद हो जाएंगे। अब दोनों चित्रों को मिलाकर इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए बाईं ओर बना हुआ है पृथ्वी का ग्लोब, और बीच में है भूमध्य रेखा, लाल रंग का वृत्त दिख रहा है। ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। अब होता यह है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ एक घड़ी बनी हुई है, वो दिखा रही है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, अर्थात इन्हें कहा जाता है दक्षिणावर्त। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो कि उत्तरी गोलार्ध में आते हैं घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं क्लॉकवाइज। तो अब 3 प्रश्न आपके सामने आए कि तूफानों का नामकरण क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न है तूफानों का नामकरण कौन करता है, और तीसरा प्रश्न है तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है। अब मैं बारी बारी से आपके तीनों प्रश्नों को उत्तर दूंगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, तूफानों का नामकरण क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर यह है कि तूफानों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने और उनका रिकॉर्ड रखने में उलझन और भ्रम से बचने के लिए इनका नामकरण किया जाता है, ताकि समाचार एजेंसियां लोगों तक सही जानकारी और चेतावनी पहुंचा सकें। तीसरा कारण है ताकि सरकारी विभाग तूफान से होने वाली जान माल की हानि का रिकॉर्ड आसानी से अपने पास रख सकें और पिछले तूफानों से होने वाली हानि का आकलन करके भविष्य में होने वाले तूफानों से होने वाली हानि को कम से कम किया जा सके। इसलिए तूफानों के नाम रखने आवश्यक होते हैं, और कई बार एक ही समय में 2 तूफान आ जाते हैं, तो उस समय उलझन से बचने के लिए इनके नाम रखने आवश्यक होते हैं। अब देखिए सावधानियां क्या रखी जाती हैं तूफानों के नाम रखते समय। पहले तो तूफानों के नाम ऐसे रखे जाते हैं जो छोटे हों, आसानी से याद रह सकें तथा इनका उच्चारण भी आसान हो, और नाम ऐसे हों जो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं तथा धर्म, राजनीति आदि से निष्पक्ष हों। आजकल किसी देश की संस्कृति, पशु पक्षी, फूल, पेड़ पौधे तथा प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित नाम अक्सर रखे जाते हैं तूफानों के, और तूफानों के नाम 8 अक्षर से बड़े कभी नहीं रखे जाते। और जिस तूफान की गति 34 नॉटिकल मील अर्थात 62.9 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, उस तूफान का नाम रखना आवश्यक होता है। तो दोस्तों नॉटिकल मील समुद्री दूरी को नापने का एक इकाई है। तो जिस चक्रवाती तूफान या साइक्लोन की गति 74 नॉटिकल मील अर्थात 136.9 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, उसे सुपर साइक्लोन कहा जाता है। यहाँ ये नोट कर लीजिए, 1 नॉटिकल मील जो है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे देखिए सावधानियाँ ये हैं कि इतनी सावधानियाँ रखने के बाद भी कभी कभी तूफानों के नामों को लेकर विवाद भी हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, मई 2013 में एक बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था जिसने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड को प्रभावित किया। श्रीलंका ने इसका नाम महासेन सुझाया था, परंतु श्रीलंका में ही इस नाम को लेकर विवाद हो गया। राजा महासेन श्रीलंका के एक प्रसिद्ध राजा थे जो राज्य में शांति तथा समृद्धि लाए थे, और इस नाम का विरोध करने वालों का तर्क था कि प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का नाम ऐसे राजा के नाम पर रखना अनुचित है। बाद में इस तूफान का नाम बदलकर व्यारू रख दिया गया था। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न, तूफानों का नामकरण कौन करता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूएनओ की एक संस्था है, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी अनुवाद है विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950। तो दोस्तों, मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है, और स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसको अच्छी तरह से याद कर दें, पेपरों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो WMO के अधीन है 6 RSMC अर्थात रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटीरियोलॉजिकल सेंटर्स तथा 5 TCWC अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वार्निंग सेंटर। और IMD का अर्थ है इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। उपरोक्त 6 RSMC में से एक है। और दोस्तों, इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं IMD इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुख्यालय का नई दिल्ली स्थित भवन। और इस समय आप देख रहे हैं प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र का कार्यालय का एक भवन देख रहे हैं। इस प्रकार के भारत में और विश्व के अन्य देशों में कई केंद्र हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं तूफानों के नामों के बारे में कैसे रखे गए। तो सबसे पहले तो ये देखिए, तूफानों के नाम 1953 से ऑस्ट्रेलिया में भ्रष्ट नेताओं के नामों पर तथा USA या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में महिलाओं के नामों पर रखे जाने लगे थे। 1953 से अटलांटिक क्षेत्र के तूफानों के नाम अमेरिका में मियामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर द्वारा तैयार सूचियों के अनुसार रखे जाने लगे थे। और 2004 तक तूफानों के नामों का निर्धारण WMO अर्थात विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता रहा। 2004 में WMO की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय पैनल को भंग कर दिया गया तथा सभी देशों को तूफानों के नाम खुद ही रखने के लिए कहा गया। और USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तूफानों के नाम पहले केवल महिलाओं के नामों पर रखे जाते थे। इसका कई महिला संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया, परंतु 1979 से फिर इनमें पुरुषों के नामों को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार पुरुषों और महिलाओं के नामों को बारी बारी से प्रयोग किया जाने लगा। तो 6 सूचियों को क्रमवार प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 2019 की सूची 2025 में भी प्रयोग की जाएगी। आगे देखिए, परंतु जो तूफान बहुत विनाशकारी तथा जान माल को काफ़ी क्षति पहुंचाने वाले होते हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाते हैं तथा दोबारा इन नामों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। अब किस नाम को हटाया जाना है, इसका निर्णय WMO की वार्षिक बैठक में किया जाता है कि सदस्य देशों की राय मशवरे से। उदाहरण के लिए, कटरीना तूफान आया था 2005 में USA में, और सैंडी तूफान आया था 2012 में USA में, और हयान तूफान आया था फिलीपींस में 2013 में, और इरमा तथा मारिया तूफान आए थे 2017 में कैरेबियन में। आदि काफ़ी विनाशकारी तूफान थे, इसलिए इनके नामों को हमेशा के लिए सूची से हटा दिया गया और भविष्य में कभी भी इनके नामों को अब नहीं रखा जाएगा। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आने वाले अधिकतर तूफानों के नाम पशु पक्षियों, पेड़ों, फूलों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थों के नामों पर रखे जाते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देशों, जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की शुरुआत की। तो ये दोस्तों, आप इन 8 देशों को अच्छी तरह से याद कर लें, इनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। 2004 से WMO तथा एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कमीशन ने चक्रवाती तूफानों के नामों की रखने की शुरुआत की। प्रत्येक देश को 8 नाम देने के लिए कहा गया। इस पर 8 देशों ने मिलकर 64 नामों की एक सूची प्राप्त दी और 2008 से लेकर 2020 तक 13 वर्षों में 64 तूफान आए और सबसे अंत में 64वां तूफान आया था अम्फान, जो कि 2020 में आया था। इसका नाम थाईलैंड ने दिया था और इसके साथ ही 64 नामों की सूची पूरी हो गई। अब देखिए, इस समय 2004 में 8 देशों द्वारा दी गई 64 नामों की सूची आप बाईं ओर देख रहे हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके इन सारे नामों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो 64वां अंतिम तूफान अम्फान था,
जो 2020 में आया था, और जो लाल रंग की आपको आयत दिख रही है इसमें आपको वे अंतिम 8 तूफान दिखाई दे रहे हैं। इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब उन देखिए 64 नामों की सूची में अंतिम 8 तूफानों के नाम देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। पहला तूफान आया था फानी और इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने। ये आया था बंगाल की खाड़ी में 2019 में। दूसरा नाम था वायु जो कि भारत ने दिया था और ये आया था अरब सागर में 2019 में। तीसरा नाम था हिक्का और ये दिया था मालदीव ने और ये आया था अरब सागर में 2019 में। चौथा तूफान था क्यार और इसका नाम दिया था म्यांमार ने, ये आया था अरब सागर में 2019 में। पांचवा तूफान था माहा, ये आया था, इसका नाम दिया था ओमान ने और ये आया था अरब सागर में वर्ष 2019 में। और छठवां तूफान था बुलबुल, इसका नाम दिया था पाकिस्तान ने और ये आया था बंगाली खाड़ी में 2019 में। और सातवां तूफान आया था पवन, इसका नाम दिया था श्रीलंका ने, ये अरब सागर में आया था वर्ष 2019 में। और आठवां और अंतिम तूफान था 64वीं सूची का अम्फान और ये नाम दिया था थाईलैंड ने, ये आया था बंगाली खाड़ी में 2020 में। तो दोस्तों आगे देखिए कि 2018 में WMO अर्थात वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व मौसम विज्ञान संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था ESCAP अर्थात इकोनॉमिकल एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक ने अपनी 45वीं बैठक में 8 देशों में 5 और देशों को शामिल करने का सुझाव दिया था। अब ये 5 देश कौन कौन से थे अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये 5 देश थे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। 13 देशों में से प्रत्येक देश को तूफानों के 13 नामों की सूची देने के लिए कहा गया और IMD के डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को सदस्य देशों के साथ मिलकर चक्रवातों के नामों की सूची बनाने की जिम्मेदारी दी गई। और देखिए 8 देशों में 5 देश जोड़े थे तो ये 13 देश कुल बन गए थे। और म्यांमार में हुए 46वें सम्मेलन में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसे सभी सदस्यों ने विचार विमर्श के बाद अप्रैल 2020 में मंजूर कर लिया गया। 13 देशों में से प्रत्येक देश ने तूफानों के 13 नाम दिए। अब प्रत्येक देश द्वारा तूफानों के दिए गए नामों में से पहले नाम को लेकर प्रथम सूची बनाई गई और इस प्रकार प्रथम सूची में तूफानों के 13 नाम शामिल हैं। इसी प्रकार प्रत्येक देश द्वारा दिए गए नामों में से दूसरे नाम को लेकर दूसरी सूची बनाई गई। इसी प्रकार फिर 13 सूचियाँ बनाई गई और प्रत्येक सूची में 13 नाम शामिल हैं। और इस प्रकार 13 सूचियों में कितने नाम आ गए? तूफानों के कुल 169 नाम प्राप्त हुए। इन नामों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार IMD अर्थात इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को है और अगर किसी नाम को लेकर कोई आपत्ति हो तो आपसी विचार विमर्श के बाद उसे बदल दिया जाता है। अब देखिए स्क्रीन पर आप 13 देशों के नाम देख रहे हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। पहला देश है बांग्लादेश, दूसरा है भारत, तीसरा ईरान, चौथा मालदीव, पाँचवां म्यांमार, छठवां ओमान, सातवां पाकिस्तान, आठवां कतर, नौवां सऊदी अरब, 10वां श्रीलंका और 11वां देश है थाईलैंड और 12वां देश है संयुक्त अरब अमीरात और दोस्तों 13वां देश है यमन। तो ये 13 के 13 देश आप अच्छी तरह से नोट कर लें और याद कर लें। आगामी परीक्षाओं में से कोई ना कोई प्रश्न किसी रूप में भी पूछा जा सकता है। और बाईं और दाईं ओर आप देख रहे हैं उसका विश्व मानचित्र में इन देशों की स्थिति। अब जो स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 से लेकर 2021 तक 2 वर्षों में अब तक 6 तूफान आ चुके हैं जो कि 169 नामों की सूची में से लिए गए। इस सूची में अब 163 नाम बाकी बचे हैं जो विशेषज्ञों के अनुसार अगले 30 वर्षों के लिए पर्याप्त होंगे। अब देखिए इन 6 तूफानों के नाम आपको मैं दिखा रहा हूँ जो प्रथम सूची में से लिए गए हैं। पहला तूफान था निसर्ग, इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने और बंगला भाषा में इसका अर्थ होता है प्रकृति और यह आया था अरब सागर में वर्ष 2020 में। दूसरा तूफान था गति, इसका नाम दिया था भारत ने और हिंदी में इसका अर्थ होता है रफ्तार और यह आया था बंगाली खाड़ी में 2020 में। तीसरे तूफान का नाम था निवार, इसका नाम दिया था ईरान ने और ईरानी भाषा में इसका अर्थ होता है रोकथाम और यह आया था बंगाली खाड़ी में वर्ष 2020 में। चौथा तूफान था बुरेवी, इसका नाम दिया था मालदीव ने और यह आया था बंगाली खाड़ी में वर्ष 2020 में। पाँचवा तूफान आपने सभी ने सुना होगा
ताउते, जिसका नाम दिया था म्यांमार ने, और इसका अर्थ होता है बर्मी भाषा में शोर मचाने वाली छिपकली, जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में कहा जाता है जैको। ये अरब सागर में आया था मई 2021 में। और पांचवा नाम था यास, और छठवां नाम यास, जिसका नाम दिया था ओमान ने, और इसका अर्थ होता है वहाँ की स्थानीय भाषा में निराशा, और ये आया था बंगाली खाड़ी में वर्ष 2021 में। तो दोस्तों, इस जो मैंने स्लाइड में अभी आपको 6 नाम कराए हैं, इसमें से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की 100% गारंटी है। एक प्रश्न पक्का आएगा, डेफिनेट समझ लीजिए आप। तो दोस्तों, इन नामों को अच्छी तरह से आप नोट कर लें, इन्हें नोट करके अपने पास रखें, इन्हें याद करें और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें कि कौन सा तूफ़ान किस वर्ष में किस स्थान पर आया था और इसका नाम किसने दिया था। इनमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकोगे। तो आगे देखिए, तूफ़ानों के 169 नामों की सूची में भारत द्वारा दिए गए नाम निम्नलिखित हैं। क्योंकि ये नाम भारत ने दिए थे, इसलिए ये सूची भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भारत ने पहला नाम दिया था गति, और अभी तक सिर्फ गति का ही प्रयोग किया गया है। बाकी के 12 नाम अभी रहते हैं जो भविष्य में आने वाले तूफानों के रखे जाएंगे। बाकी के 12 नामों में से दूसरा नाम है तेज, और तीसरा नाम है मुरासू, जिसका तमिल का एक वाद्य यंत्र है ये, और चौथा नाम है आग, और पांचवा नाम है व्योम, और छठवां नाम है तूफान का झार, और सातवां नाम है प्रवाहो, और आठवां नाम है नीर, और नौवां नाम भारत ने दिया था प्रभांजन, और 10वां नाम दिया था घुर्नी, और 11वां नाम दिया था भारत ने अम्बुज, 12वां नाम दिया था जल्दी, और 13वां नाम दिया था भारत ने वेगा। तो दोस्तों, इन 13 नामों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और तूफानों के 169 नामों में से 6 नामों का प्रयोग हो चुका है, और 7 नाम अभी आने वाले तूफानों के प्रथम सूची में से रखे जाने हैं। अब 13 सदस्य देशों द्वारा दी गई प्रथम सूची में 13 नामों की सूची अगली स्लाइड में देखिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसे आप आगे दोस्तों देखिए, इस स्लाइड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें आपको 13 नामों की एक सूची दी हुई है, जो प्रथम सूची में से 13 नाम लिए गए थे। उनमें से 6 तूफान आ चुके हैं, और 7 तूफान अभी भविष्य में आने वाले तूफानों के रखे जाने हैं। और ये नाम इस समय आप जो हरे रंग की एक आयत ब्लिंक कर रही है, ये उन तूफानों को दर्शा रही है जो अब तक आ चुके हैं, और बाकी के 7 तूफान अभी भविष्य में आने हैं, उनके नाम रखे जाएंगे। तो इनमें से पहला तूफान निसर्ग था। इनका विवरण मैं सबका दे बैठा हूँ पिछली स्लाइड में। निसर्ग का नाम दिया था बांग्लादेश ने, और दूसरा तूफान था गति, इसका नाम दिया था भारत ने। तीसरा तूफान था निवार, और इसका नाम दिया था ईरान ने। चौथा नाम था बुरेवी, और ये नाम दिया था मालदीव ने। और पांचवा नाम था ताउते, और ये नाम दिया था म्यांमार ने, जो अभी आपने सुना होगा समाचारों में, मई 2021 में आया था। और 6वां तूफान था यास, जो कि ओमान ने दिया था, और ये भी आप सुन चुके हो, बंगाल खाड़ी में आया था ये तूफान यास, और इसका नाम ओमान ने दिया था। अब अगला तूफान जो आएगा उसका नाम रखा जाएगा गुलाब, और इसका नाम दिया है पाकिस्तान ने। इसके बाद 8वां तूफान जो आएगा उसका नाम होगा शाहीन, और ये इसका नाम दिया कतर ने। और 9वां तूफान होगा जवाद, और इसका नाम दिया सऊदी अरब ने। और 10वां तूफान जो आएगा उसका नाम होगा आसानी, और इसका नाम दिया है श्रीलंका ने। और 11वां नाम होगा सितरंग, इसका नाम दिया हुआ है थाईलैंड के द्वारा। और 12वां तूफान जो आएगा उसका नाम रखा जाएगा मंदोस, और ये नाम दिया है संयुक्त अरब अमीरात ने। और 13वां नाम जो आएगा उसका नाम रखा जाएगा मोचा, और इस तूफान का नाम दिया है यमन ने। दोस्तों, इन नामों को अपने पास आप अच्छी तरह से नोट करके इन्हें याद कर लीजिए। इनमें से एक प्रश्न बनने की 100% गारंटी है। किसी न किसी परीक्षा में इनके किसी न किसी रूप से इन नामों को जरूर पूछा जाता रहेगा। देखिए दोस्तों, 13 देशों में से प्रत्येक देश ने 13 नामों की सूची दी है। इस प्रकार तूफानों के 169 नाम प्राप्त हो चुके हैं। हिंद महासागर के क्षेत्र में वर्ष में औसतन 5 तूफान आते हैं। इस प्रकार लगभग अगले 30 वर्षों तक इन सूचियों में से तूफानों के नामों का प्रयोग किया जाता रहेगा। और अगली स्लाइड में आप देखिएगा 13 देशों द्वारा दी गई
13 सूचियाँ। तो दोस्तों इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सूची। हर मतलब कि जो प्रत्येक देश ने 13 नाम दिए थे उनमें से पहले नाम से उन्होंने पहली सूची बनाई है, फिर दूसरा नाम पर एक देख लेकर दूसरी सूची बनाई है इस प्रकार। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं सूची। इस प्रकार अब तक आप 104 नामों को, तूफानों को देख चुके हो। और अब आप स्क्रीन पर देखने वाले हो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं सूची। और इस प्रकार 13 सूचियों में 169 नाम आपने अब तक तूफानों के देखे। इनके स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके आप सभी नामों को अच्छी तरह देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। जल्दी फिर मुलाकात करते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।